गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर केमिस्ट्री वाले सर अभिषेक। और आज हम एक चैप्टर सीखेंगे बेटा जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो चैप्टर है वो बहुत आसान, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट और डेली रूटीन लाइफ में यूज़ होने वाला चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हमें जो चीज़ सीखनी है हम उस पर बात करते हैं। इसने क्या लिखा है कि इन क्लास 9 यू हैव लर्नड अबाउट द वेरियस एलिमेंट्स। बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में। हम उसको आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं। हम बता सकते हैं कि भाई सोडियम जो है वो एक मेटल है सर। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है सर, ये भी एक मेटल है। एल्यूमिनियम भी एक मेटल है। आयरन Fe ये भी एक मेटल है। जिंक एक मेटल है। Hg एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है। इस तरीके से हम बता पाते हैं। और बहुत सारे नॉन मेटल्स भी हैं, जैसे ब्रोमीन जो लिक्विड स्टेट में नॉन मेटल होता है। आयोडीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल में ही कंसीडर किया जाता है। तो बहुत सारे मेटल्स हैं सर और बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं। और उन दोनों के बीच में एक और चीज़ आती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं बेटा मेटालॉइड्स। तो बहुत सारी चीज़ें मेटालॉइड्स भी होती हैं। तो अब सबसे पहले हम सीखते हैं बेटा दैट व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल और अ नॉन मेटल। तो हमारे पास अब बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, हर पेज पे अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जिनकी हेल्प से हम ये सीखेंगे कि मेटल्स क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं। ठीक है, द ईजिएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इन द इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे सबसे पहले एक सैंपल लिया और सैंपल में आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, हमने ये सब लिए। हमने इनकी अपीयरेंस को देखा, सैंड पेपर पे रब करके देखा। हमने ये पाया कि ये शाइनी है। शाइनी का मतलब लश्चरस। तो मेटल्स कि एक प्रॉपर्टी क्या हो गई कि मैटर जो है वो लश्चर बिहेवियर, यानी कि लश्चरस होंगे, चमकीले होंगे। इसीलिए सिल्वर, गोल्ड, इन सब के ऑर्नामेंट बनते हैं। कॉपर, इन तीनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? कॉइनेज मेटल। क्या बोलते हैं बेटा? कॉइनेज मेटल। सिक्के बनते थे पहले यहाँ से इनके। तो ये पहली एक्टिविटी थी। नाउ लेट्स कम टू द एक्टिविटी नंबर 3.2। एंड 3.2 एक्टिविटी क्या कहती है दोस्त? वो ये कहती है कि अगर हम बहुत स्मॉल पीसीज में आयरन को, कॉपर को, एल्यूमिनियम को लेते हैं और इनको कट करना शुरू कर देते हैं शार्प नाइफ की मदद से, तो क्या होता है? और वही अगर हम एक सोडियम मेटल को लें और उसको कट करने लग जाए तो क्या होगा? तो पॉइंट क्या होगा भाई? आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोज हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो वो ईजीली कट होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। कॉपर भी ईजीली कट नहीं होगा, क्योंकि ये सब कैसे होते हैं बेटा? हार्ड होते हैं। जबकि सोडियम जो है वो आसानी से कट हो जाएगा। सोडियम कैन इजीली बी कट बाय नाइफ। और यही इसका एक्सेप्शन है कि जनरली मेटल्स जो हैं वो सॉलिड भी होते हैं, साथ साथ हार्ड भी होते हैं, और एक वर्ड और बता रहा हूँ, रिजिड भी होते हैं। लेकिन सोडियम सॉलिड तो है लेकिन वो हार्ड नहीं है, वो काफ़ी सॉफ्ट है। इसीलिए वो नाइफ की मदद से आसानी से कट जाता है। दिस इज़ माय एक्टिविटी 3.2। हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। नाउ द नेक्स्ट पेज इज अबाउट एक्टिविटी 3.3। वही हमने आयरन लिया है, जिंक लिया है, लेड लिया है, कॉपर लिया है, और हमने क्या कर दिया? हमने उसको हैमर से हिट करना शुरू कर दिया। ओके, सो जब वो हैमर से हिट होना शुरू हो जाएगा तो वो एक शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, घी के पीपे जो होते हैं दुकानों में, उनको तोड़ के पतरे बना दिए जाते हैं, शीट्स बना दी जाती है, राइट। और अगर आप देखो तो आपने अगर कभी काजू की कतली खाई हो तो काजू की कतली के अंदर भी तो जो सिल्वर होता है वो कुछ ऐसे शेप की होती है काजू की कतली, और उसके ऊपर सिल्वर फॉइल होता है पूरा का पूरा शीट। तो इसका मतलब जो मेटल है अगर हम उसको हैमर से पीटेंगे तो वो शीट लाइक स्ट्रक्चर में आ जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मेलिएबिलिटी। क्या कहा जाता है भाई? मेलिएबिलिटी। यानी कि मेटल्स आर मेलिएबल। और मेलिएबल क्या होते हैं? मेलिएबल वो होते हैं जिनसे क्या बनाई जा सके? शीट। और जिनसे वायर बनाई जा सके वो होते हैं डक्टाइल। कॉपर की वायर हमारे घरों में होती है,
चांदी के भी तार बना दिए जाते हैं, एल्यूमिनियम की वायर्स बना दी जाती हैं। तो अगली जो 3.4 एक्टिविटी है उसमें वो वायर का जिक्र कर रहा है और वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं वायर में बना लूँगा तो उस चीज़ को बोलेंगे हम डक्टिलिटी। क्या बोल देंगे? डक्टिलिटी। अब इसको याद कैसे रखा जाए? बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैलिएबल क्या होता है और डक्टाइल क्या होता है। तो मैं याद रख पाता हूँ मेरे फेवरेट क्रिकेटर से MSD। MSD कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। M की मिरर इमेज कैसी बनेगी? W। तो M को S के साथ मिला दो और D को W के साथ। तो जो मैलिएबल है वो तो क्या बनाएगा? शीट बनाएगा। और जो डक्टाइल है वो क्या बनाएगा भाई? वो वायर बना देगा। दिस इज द पॉइंट, दिस इज अबाउट द एक्टिविटी 3.4। नाउ लेट्स कम, मैं यहाँ पास में लिख देता हूँ ताकि तुम्हें ध्यान रहे, MSD और W। ठीक है, जब तक ये पेज चल रहा है तब तक आप इसको याद कर लेना। नाउ लेट्स कम टू द एक्टिविटी नंबर 3.5। क्या कहती है एक्टिविटी 3.5 भाई? कि टेक अ एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, कॉपर की वायर ले लो, एल्यूमिनियम की वायर ले लो, ठीक है, फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ वायर यूजिंग वैक्स, एक एंड को फिक्स कर दो। उसके बाद ध्यान से देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप ये पाओगे यार, इसको बहुत आसानी से कर लेते हैं। घरों में जब हम खाना गर्म कर रहे होते हैं, एक सॉस पैन लेके खाना गर्म करते हैं और हमने उसके अंदर एक चम्मच डाल दिया और यहाँ पे वो हीट हो रहा है, बर्नर लगा रखा है और हीट हो रहा है। तो ध्यान से देखो वो स्टील का चम्मच यहाँ से गर्म होने लगता है और धीरे 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 यहाँ तक गर्म हो चुका होता है। दैट मीन्स व्हाट? दे आर कंडक्टिव इन नेचर। कैसे होंगे ये? कंडक्टिव होंगे। पर पेपर में तो एक्सेप्शन पूछे जाते हैं। पेपर में जो एक्सेप्शन पूछे जाते हैं वो ये लाइन है, ये रही देखो। और ये क्वेश्चन 2014 में 2014 में CBSE में आया था। बेस्ट कंडक्टर कौन होता है? बेस्ट कंडक्टर होता है बेटा सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर इज सिल्वर। लेकिन घरों में सिल्वर यूज़ नहीं किया जाता है। क्यों? एक तो महंगा आता है, महंगे आएंगी जो सिल्वर की वायर होंगी, और दूसरा क्या होता है कि इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो भी इफेक्ट करती है, जल्दी से गर्म हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा शो करता है इस वजह से। तो ये पॉइंट क्लियर एक्टिविटी 3.5 से। अब मैं अगर फटाफट देखूँ तो एक्टिविटी 3.1 ने मुझे क्या बताया? एक्टिविटी 3.1 ने मुझे ये बताया कि ये शाइनी होंगे। एक्टिविटी 3.2 ने मेरे को क्या बताया? ये सॉलिड होंगे। एक्टिविटी 3 ने ये मेलिएबल होंगे। एक्टिविटी 4 ने ये डक्टाइल होंगे और एक्टिविटी 5 ने ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। यानी कि इन 2 पेज में हमारे पास पढ़ने की केवल कितने पॉइंट्स थे? वी हैव टू स्टडी ओनली द 5 पॉइंट्स। इन 5 पॉइंट्स को आपको यहाँ से सीखना है इस पूरे के पूरे आर्टिकल से। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। दिस इज एक्टिविटी 3.6। 3.6 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक पूरा का पूरा सर्किट बना के दे दिया गया है। सर्किट वो मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट है। और वो यहाँ ये समझाने की कोशिश करेगा कि भाई बल्ब कब ग्लो करेगा, कब ग्लो नहीं करेगा। उसने 2 केस बना के दे दिए, एक केस ये रहा, एक केस ये रहा। और वो इस चीज़ को हम कैसे बता सकते हैं? वो ये कहना चाह रहा है कि जब आपकी वायर्स कोट कर दी जाएंगी तब वो करंट नहीं फ्लो करवाएगा, और जब कोट नहीं की जाएगी तो वो करंट फ्लो करवाएगा। और उसके साथ साथ एक और चीज़ वो क्या कि ये हार्ड सरफेस होते हैं, तो जब इनको आप हिट करोगे, इन पर हिट करोगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? साउंड। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है सोनोरस। तो एक और प्रॉपर्टी आ गई। नाउ यू कैन से व्हाई स्कूल बेल आर मेड अप ऑफ मेटल। अब तो अपने स्कूल में इलेक्ट्रिक सिस्टम है, अपने आप बेल बज जाती है, लेकिन जो पुराने स्कूल होते थे वहाँ पर ऐसे कुछ मेटल लगा रहता था और वो टन 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 की आवाज़ आती थी। तो मेटल्स आवाज़ क्रिएट करते हैं, सोनोरस होते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। लेट्स कम अबाउट द टॉपिक नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स जैसे सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सब क्या हैं? ये नॉन मेटल्स हैं। ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, सल्फर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी चीज़ आ सकती है। दे में बी सॉलिड, में बी लिक्विड और में बी गैस। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बेटा हमारे पास? नेक्स्ट पॉइंट हमें ये कहता है कि हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है नॉन मेटल्स को लेके। जैसे कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन, एक्टिविटी 3.7, कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन, सल्फर एंड आयोडीन, कैरी आउट दीज एक्टिविटी 3.1 to 3.6। अगर आप ये सारी एक्टिविटी कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो नॉन मेटल्स हैं वो शाइनी नहीं होते। एक्सेप्शन कौन है? आयोडीन शाइनी होता है, एक्सेप्शनल केस है।
वो हार्ड नहीं होते। एक्सेप्शन कौन है? डायमंड एक्सेप्शन है। डायमंड क्या होता है? कार्बन की एक फिजिकल फॉर्म जिसको कहा जाता है एलोट्रॉप। ठीक है, तो हार्ड नहीं होते लेकिन डायमंड एक्सेप्शन आ गया। उसके अलावा कंडक्टिव नहीं होते हैं लेकिन एक्सेप्शन भी आएगा, एंड द एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट कंडक्टिव होता है, ये बाकी सारे कंडक्टिव नहीं, तो अभी आगे सीखेंगे भी सही। ठीक है, तो ये इसकी ऑब्जर्वेशन है। अब यहाँ से जो पॉइंट है उनको स्टडी करना शुरू कर देते हैं यार। जैसे ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, बाकी सब लिक्विड के अंदर होंगे, और जो सॉलिड में उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है जो गैलियम है और सीजियम है, इनका भी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है। गैलियम, सीजियम, गैलियम का सिंबल Ga और Ca जो है ये पाम में रखते ही पिघल जाते हैं, बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, बहुत जल्दी पिघल जाएंगे। जबकि अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन एक नॉन मेटल है, और जो आयोडीन नॉन मेटल है वो नॉन मेटल होने के बाद भी लस्चरस है, शाइनी है। कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन अगर हम इसके एलोट्रॉप की बात करें, इसकी डिफरेंट फिजिकल फॉर्म की, तो डायमंड जो फॉर्म है एलोट्रॉप की इस कार्बन की, वो हार्डेस्ट है नेचर में। अब हार्डेस्ट नहीं रही, हार्ड कह सकते हो। और जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट वो एक और एलोट्रॉप है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। अगर हम एल्कली मेटल की बात करें, मतलब ली, ना, की, रब, से और फरियाद, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम की, तो ये सॉफ्ट है। सॉफ्ट है तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। दिस इज योर एक्टिविटी 3.7 एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो एलिमेंट कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाई एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज तो हम बता ही देंगे कि वो मेटल है या नॉन मेटल। अब ये एक एक्टिविटी है जो आपको खुद अटेम्प्ट करके देखनी है कि आपके पास एक मैग्नीशियम का रिबन है और एक सल्फर का पाउडर है। इस पूरी एक्टिविटी को खुद से पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। सेकंड, ये जो क्वेश्चन है ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ये चारों, और ये वाला क्वेश्चन भी बता चुका हूँ। एक बार ध्यान से इसको सर्च करना और कोशिश करना कि खुद से कर पाओ। लेट्स कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल एंड दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल जो हैं वो हमारी सेक्शन 3.2.1 से लेके 3.2.4 तक होंगे, और हम अलग अलग मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, लेड, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, इन सब के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है बच्चा कि अगर ये मेटल एयर के साथ बर्न हो जाए, एयर में बेसिकली कुछ नहीं होता, ऑक्सीजन गैस होती है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या होगा? अगर कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, जैसे सोडियम प्लस ऑक्सीजन। मैं बैलेंस साथ में कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए आपके लिए करना। ये देखिए इस तरीके से कॉपर बनाएगा, तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा जिसका कलर ब्लैक होता है, 2016 में पेपर में आया था। सिमिलरली एल्यूमिनियम है, वो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना देगा। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो है वो एसिडिक भी होता है नेचर में और बेसिक भी होता है। जनरली हमने सीखा है पीछे, जनरली जो मेटल ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं नेचर में? बेसिक। और नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा? एसिडिक। बट एल्यूमिनियम एक एक्सेप्शन है, ये एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है, बेस के साथ भी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर, ध्यान रखना। NTSC 2019 के अंदर आया था ये क्वेश्चन, एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। अगर हम मेटल ऑक्साइड को पानी में मिला देते हैं तब क्या हो जाएगा? तो जो मेटल ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्कली। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट ही होते हैं। वाटर के साथ भी रिएक्ट कर दोगे तो हाइड्रोक्साइड बना देगा। देखो ये बना रखा है, मेटल का ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड। ये पूरा कंसेप्ट है। अब आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि आपको ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखनी है कि जो एल्यूमिनियम वाली रिएक्शन है ये आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। इस रिएक्शन को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। पेपर में एल्यूमिनियम वाली रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, ये वाली रिएक्शन, ये राइट कर दिया मैंने। क्या है इस रिएक्शन में? एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब HCl से रिएक्ट कर रहा है तो एल्यूमिनियम का क्लोराइड दे रहा है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो रहे हैं, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तो एल्यूमिनियम का सोडियम का एल्यूमिनेट दे रहा है। यानी कि पहले वाले केस में ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है जब वो एसिड से रिएक्ट करता है, और दूसरे वाले केस में जब वो बेस से रिएक्ट करेगा तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। दिस इज द पॉइंट।
नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये हमको, यहाँ ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट, सेम स्पीड से सेम पावर नहीं करते हैं। जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, ये कैच कर लेंगे फायर, ठीक है। उसके अलावा कुछ होते हैं जो थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड बना देते हैं, जिंक, एल्यूमिनियम, ये थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड बना देंगे और ऑक्साइड बना के खुद को बर्निंग से बचा देंगे, प्रिवेंशन बचा कर लेंगे अपना। कॉपर है दैट डज नॉट बर्न एज बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलर ऑफ ऑक्साइड। हमने पीछे पढ़ा था कि अगर कॉपर होगा और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो CuO बना लेगा जो ब्लैक कलर का ऑक्साइड है, बर्न नहीं होगा, ये अपने साथ एक ऑक्साइड की लेयरिंग कर लेगा। अब पॉइंट क्या आता है, काम की बात यहाँ से आती है कि ये जो मेटल हैं जो खुद की एक कवरिंग बना देते हैं, सेल्फ ऑक्साइड की लेयर, जिसकी वजह से ये कोरोजन से भी बच जाएंगे। इस कवरिंग को जो मैं ये रेड में पूरा कर रहा हूँ, ये जो कवरिंग है, दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज एनोडाइजिंग बिहेवियर। तो एनोडाइजिंग बिहेवियर कहलाता है ये कवरिंग। अब इस आर्टिकल को ध्यान से देखना, 2015 में क्वेश्चन आया था यहाँ से, ठीक है। इस लाइन से 2013 में क्वेश्चन आया था। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो हमें क्या पता है, हमें ये चीज़ पता है कि भाई रिएक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं सारी की सारी चीज़ें। तो ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, वो क्विकली करेंगे काम, वो क्विक होंगे, जल्दी से कैच कर लेंगे फायर वगैरह, ऑक्साइड भी जल्दी बन जाएंगे, और थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होंगे, वो लेट करेंगे। अब आता है व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। ये मैंने पीछे भी बता दिया वैसे थोड़ा सा, लेकिन मैं फिर से सिखा देता हूँ। अब इस एक्टिविटी में वो कह रहा है टीचर की असिस्टेंस चाहिए आपको। आप स्मॉल पीस ऑफ द सैंपल ले लो, बीकर में थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, और विच मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, विच मेटल रिएक्ट विद, इस तरीके से आपको अरेंज करना है। तो अभी हम अगले पेज पे जैसे जाएंगे समझाना शुरू कर देंगे। तो हमने क्या कर लिया, हमने केवल सिंपल सा काम किया कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस देगा। दिस हाइड्रोजन गैस हैज़ पोप साउंड, जो पट 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 की आवाज़ें आती हैं, बिल्कुल पोप साउंड होता है। और ये जो मेटल ऑक्साइड है, अगर ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो मैं पीछे बता चुका हूँ मेटल का हाइड्रोक्साइड बना लेगा। दिस इज सिंपल वन। अब सबसे आसान चीज़ क्या है, ये है जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि सोडियम, पोटाशियम, ये कोल्ड वाटर के साथ भी इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, इजीली रिएक्ट कर जाएंगे, कैच कर लेंगे फायर। जबकि कैल्शियम अगर वाटर के साथ करेगा तो लेस वायलेंट होगा, हीट इतनी ज़्यादा इवेल नहीं होती कि कैच कर सके फायर को, और कैल्शियम जो है वो फ्लोट करना शुरू कर देता है। ये 2017 में आया था क्वेश्चन। कैल्शियम जो है वो फ्लोट करना शुरू कर देता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बबल आए ना, H2 गैस के बबल, यहाँ से हाइड्रोजन गैस के जो बबल आए हैं, ये हाइड्रोजन गैस के जो बबल हैं ये इसके सरफेस पर स्टिक हो जाएंगे, और इसके सरफेस पर स्टिक होने की वजह से ये क्या करना शुरू कर देता है, ये फ्लोट करना शुरू कर देता है। फ्लोट मैंने थोड़ा सा स्लोप कर दिया है ताकि लिखने में और दिखने में आसानी आ जाए, फ्लोट करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। इसको कैसा पानी चाहिए, गर्म पानी, तब ये बनाएगा मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। थोड़ा बहुत ये भी फ्लोट कर लेता है। एल्यूमिनियम है, आयरन है और जिंक है, ये ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना हॉट वाटर से, ये रिएक्ट करेंगे बेटा स्टीम से। किस चीज़ से, स्टीम से। तो एल्यूमिनियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा, और आयरन को करवाओगे तो आयरन का। लेकिन ध्यान से देखो, जो वाटर है ये किस फॉर्म में है, किस स्टेट में है, गैस में। यहाँ किस स्टेट में था, लिक्विड में। इस चीज़ का ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट 2016 के अंदर आया था कि कुछ मेटल हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते हैं वाटर के साथ, जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। लेड नहीं करता है, कॉपर नहीं करता है, सिल्वर नहीं करता है, गोल्ड नहीं करता है। ये लीस्ट रिएक्टिव हैं। कैसे हैं ये, लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन विद वाटर। अब आता है हमारा अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट आता है व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा। तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मैं एक एसिड ले लेता हूँ अपनी मर्जी से, HCl प्लस सोडियम ले लेता हूँ एक मेटल, क्या मिलेगा, NaCl
प्लस हाइड्रोजन। बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 2 से और इसको 2 से, तो ये मेरे पास अपना आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। तो हम जो पैनल पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसमें हम ये चीज़ सीख रहे हैं कि मेटल रिएक्ट कैसे करेगा एसिड के साथ। तो मेटल कैसे रिएक्ट करता है एसिड के साथ, ये सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ से सीख ली हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, ये देखो, ये तो हमने बात कर ली कि मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा। अब ये एक एक्टिविटी ये बता रहा है कि भाई किस किस के साथ रिएक्ट कर सकता है, कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो बहुत आसान सा काम है कि अगर कोई भी मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस ना देने की बजाय वो वाटर दे देगा। क्यों? क्योंकि HNO3 इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग होता है नेचर में इस वजह से। और इसमें केवल एक एक्सेप्शन आता है, केवल एक दो एक्सेप्शन आते हैं, वो है मैग्नीज और मैग्नीशियम। तो जो मैग्नीज और मैग्नीशियम है ये इसका एक्सेप्शन बनते हैं कि ये मैग्नीज या मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम होता है, ये मैग्नीज होता है। अगर ये HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीज अपना नाइट्रेट तो देगा ही देगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस दे देगा, लेकिन बाकी ऐसा नहीं करते हैं। और मज़ेदार बात ये है कि जो आपके नोबल मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये नॉर्मली एसिड से रिएक्ट ही नहीं करते हैं। और अगर हमें इसे एसिड से रिएक्ट करवाना हो तो हमें ज़रूरत पड़ती है रॉयल वाटर की, जिसको कहा जाता है एक्वा रीजिया। 2013 का क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एक्वा रीजिया। तो एक्वा रीजिया की कंपोजिशन क्या थी बच्चा लोग? एक्वा रीजिया की कंपोजिशन थी, एक्वा रीजिया HCl और HNO3 का मिक्सचर 3:1 में। जब ये मिक्स हो जाता है तो एक रिएजेंट बनता है, ये सिलेबस में नहीं है पर सीख लो, काम आएगा। इसको बोलते हैं टिल्डन रिएजेंट, जिसका फॉर्मूला बनता है NOCl, ये बनता है। और ये एक्वा रीजिया हमारे काम आता है। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊँ अगर तुम्हें एक्वा रीजिया के बारे में। अच्छा एक चीज़ और बेटा, अगर तुम्हें कुछ भी नोट करना है तो तुम स्क्रीन को पॉज करके बैक करके आराम से नोट कर लेना। मैं इतना नहीं लिखूंगा कि तुम इसको नोट कर पाओ, पीछे बैक करके नोट कर लेना। इसको रॉयल वाटर भी बोल देते हैं। जैसे कई बार कई सारे गाँवों के अंदर एक आदमी आता है, ठीक है, और वो आदमी कहता है कि जी आपके पास जो भी ऑर्नामेंट है वो फीके पड़ गए होंगे, उनकी चमक कम हो गई होगी, तो लाओ जी मैं उसको साफ़ कर देता हूँ, उसकी चमक आ जाएगी। वो बेवकूफ़ बनाता है। उसके पास सॉल्यूशन में एक्वा रीजिया होता है और वो जैसे ही उस सोने को या गोल्ड को या सिल्वर के ऑर्नामेंट को डालेगा उस सॉल्यूशन के अंदर, जो बिल्कुल पानी जैसा लगता है, जैसे ही उसके अंदर डाल देगा तो चमक तो आ जाएगी, क्योंकि वो पहली लेयर जहाँ पर डस्ट वस्ट थोड़ी बहुत लगी हुई थी वो तो रिमूव हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ वो उस लेयर का सोना, उस लेयर की चांदी यानी कि गोल्ड और सिल्वर भी निकल जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज हाउ डू मेटल रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अदर मेटल सॉल्ट जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, बट जिंक सल्फेट प्लस कॉपर नो रिएक्शन। ये सीखेंगे अब, यानी कि हम यहाँ सीखेंगे अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट, जो हमने फर्स्ट चैप्टर के हमारे पोर्शन का हिस्सा रही है, हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं अब अगले पेज पर। ये देखो क्या है ये चीज़। ये कहता है कि जो रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर लेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। जैसे अगर मैंने एक आयरन की नेल ले ली, ये बीकर लिया, बीकर में मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया। कॉपर सल्फेट का कलर होता है नीला, हरे रंग से मैं नीला लिख रहा हूँ, ठीक है, नीले रंग का होता है। जैसे ही मैंने इसमें आयरन की नेल डाल दी, थोड़ी देर के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये ब्राउनिश हो जाएगा, और जो आपका सॉल्यूशन है वहाँ से सल्फेट डिस्प्लेस होकर किसके पास आ चुका होगा? आयरन के पास आ चुका होगा। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होगा कि कोई एक ए मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा, उस खुद का तो सॉल्यूशन बना देगा और दूसरे को अकेला कर देगा। और ये चीज़ कैसे पता चलती है? ये चीज़ पता चलती है इस रिएक्टिविटी सीरीज से। हमें ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है इसका रट्टा नहीं मारना है, हम इससे आसान याद करेंगे। कैसे?
कैसे याद करेंगे? ले के बारात। जैसे ये लिख दिया यार मैंने, तो इसको मैं बोल देता हूँ ले के बारात। इसको उल्टा लिख रहा हूँ तो काना, उल्टा लिख रहा हूँ काना मजे से आला। इन दोनों को एक साथ कर देता हूँ, मंजन कर फेंक दे। फिर यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, कोई नहीं सुनेगा प्रभु हमारी, क्योंकि देखो कोई नहीं सुनेगा प्रभु हमारी, क्योंकि पहला पहला अक्षर उठाओ, सीबीआई का पढ़ा, पहला पहला अक्षर उठा लो, छापा। ये एक ट्रिक है। अब ये कैसी ट्रिक है सर? अजीब सी ट्रिक लग रही है। यहाँ तो हमारे पास केवल गिन के 12 एलिमेंट्स और आपने इतने सारे लिखवा दिए। तो ध्यान से देखो, मैं 2 बार रिपीट करूंगा और ध्यान से देखते जाओ। पहले लेफ्ट कॉर्नर देख, राइट कॉर्नर देखना, फिर लेफ्ट कॉर्नर। ले के बारात, कान्हा को उल्टा लिखा है, कान्हा मजे से आला, मंजन कर फेंक दे, कोई नहीं सुनेगा प्रभु हमारी, क्योंकि सीबीआई का पड़ा छापा। ये सारे एलिमेंट मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिए हैं रिएक्टिविटी के अनुसार, यानी कि लिथियम सोडियम बेरियम, लिथियम पोटेशियम बेरियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। मैग्नीज जिंक एल्यूमिनियम कम रिएक्टिव होते हैं, कॉपर आयरन कम रिएक्टिव होते हैं, हाइड्रोजन बहुत कम रिएक्टिव होता है। और हाइड्रोजन के बाद जितने भी आएंगे छापा वाले Cu, Hg, Ag, Pt, Au, ये सबसे कम रिएक्टिव होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कम रिएक्टिव का सॉल्यूशन ले लिया और ज़्यादा रिएक्टिव का मेटल ले लिया तो मेटल उसको खा जाएगा। जैसे मैंने कहा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब ध्यान से देखो, जिंक तो मैंने अकेला मेटल लिया है और कॉपर सल्फेट मैंने सॉल्यूशन लिया है। कॉपर ढूंढो कहाँ है, कॉपर ढूंढो कहाँ है, तो कॉपर ये रहा, और जिंक ढूंढो कहाँ है, तो जिंक ये रहा। अब देखो ध्यान से, जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसका तो क्या लिया है, मेटल, और जो कम रिएक्टिव है उसका क्या लिया है, सॉल्यूशन। तो ये इसको खा जाएगा, क्या मिलेगा, ZnSO4 प्लस Cu। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को मैं कुछ ऐसा कर देता, इसी क्वेश्चन को कुछ मैं अगर ऐसा कर देता Cu प्लस ZnSO4, तो अब ये रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? क्योंकि मैंने जो मेटल लिया है वो तो कम रिएक्टिव है और जो मेरे पास सॉल्यूशन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ज़्यादा रिएक्टिव वाला हिलेगा ही नहीं, ऐसा का ऐसा रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं बेटा कि कम रिएक्टिव कौन है और ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। ये मैं ट्रिक मिटा नहीं रहा हूँ, फटाफट से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। लेके बारात कान्हा, उल्टा है, एन पहले सी बाद में। लेके बारात कान्हा मजे से आला, मंजन कर फेंक दे, कोई नहीं सुनेगा प्रभु हमारी, क्योंकि CBI का पड़ा छापा। Cu कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, Pt प्लेटिनम, Au गोल्ड। Sn को टिन बोलते हैं, Pb को लेड बोलते हैं, Co को कोबाल्ट बोलते हैं, Ni को निकल बोलते हैं, Mn को मैग्नीज बोलते हैं, Mg को मैग्नीशियम कहा जाता है, Cr क्रोमियम होता है, Cd कैडमियम होता है, बाकी तुम्हें पता है। Ba को बेरियम बोल देते हैं। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट आवर रिएक्टिविटी सीरीज कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब तुम ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो, वाई सोडियम इज कैप्ड इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल में नहीं रखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और फायर कैच कर लेगा। पहला सवाल खत्म। इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, लिख दो यार, आसान है। आयरन की स्टीम के साथ तो Fe प्लस वाटर, ये आपके फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट बैलेंस रिएक्शन थी। सेकंड क्या दे रखा है, कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर, या पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर। पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर भी फर्स्ट चैप्टर में आई हुई है। कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर, कैल्शियम जब पानी से रिएक्ट करेगा तो वो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, फर्दर कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक और नाम होता है, क्या कहते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, सोचो 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 जल्दी जल्दी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, स्लेक्ड लाइम, और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम। आगे देखते हैं। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करना है, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ, खुद से अटेम्प्ट करना, रिएक्टिविटी के बेस का क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्टिव मेटल, राइट द इक्वेशन। खुद करके देखना भाई, बता चुका हूँ, हो जाना चाहिए क्वेश्चन।
जिंक को आयरन सल्फेट में रखा, ये मैं करवा देता हूँ। जिंक प्लस आयरन 3 मतलब आयरन 2 मतलब FeSO4 में रख दिया। अब ध्यान से देखो, जिंक एक है और आयरन दूसरा है। मैं पिछले पेज पे जाता हूँ, देखो ध्यान से, जिंक कहाँ है और आयरन कहाँ है। जिंक ऊपर है और आयरन नीचे है। मुझे ये पता है जो ऊपर वाला है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब डिस्प्लेस कर लेगा तो क्या मिल जाएगा, ZnSO4 प्लस Fe। दिस इज द क्वेश्चन। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं बेटा। अब आते हैं इस चैप्टर के अगले आर्टिकल पर, और जो अगला आर्टिकल आता है वो है हमारे पास, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। तो मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, दोनों को क्या होना है, स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए कैसा कन्फिग्रेशन चाहिए, नोबल गैस का, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके लिए उनको या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, गेन, या क्या करना पड़ेगा, लूज। तो हमारी जो अगली वीडियो होगी वो हम इसी आर्टिकल से शुरू करेंगे। दिस आर्टिकल इज़ 3.3, जिस आर्टिकल के अंदर हमको सीखना है ये कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। और फिर बचा हुआ जो पोर्शन है इस चैप्टर का, जैसे ये एक आसान सा आर्टिकल है, फिर प्रॉपर्टीज़ हैं, इजी है, फिर अकरेंस ऑफ मेटल, सेकंड आर्टिकल, ये सेकंड पार्ट ये रहेगा, इसे हम सीखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है पेज, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और फिर इसके प्रोसेसेस हैं, और फिर एक आर्टिकल आएगा कोरोजन के बारे में, रिफाइनिंग ऑफ मेटल फॉलोड बाय कोरोजन। यहाँ आके ये चैप्टर भगवान को प्यारा हो जाएगा। तो अगली वीडियो में हम यहाँ सीखेंगे बेटा कि मेटल नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड कैसे बनाते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, और फिर मेटलर्जी, जो आर्टिकल हमें सीखना है मेटलर्जी, और हमारा कोरोजन। दिस इज़ योर केमिस्ट्री वाले सर सिंह टाटा बाय बाय। अच्छे से पढ़ना, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि केमिस्ट्री जो है वो मुश्किल नहीं होती है, लोग पढ़ना देरी से शुरू करते हैं। और दूसरी चीज़, अगर तुम्हें ये लगता है कि ये वीडियो अच्छी बनी है, तुम्हें चीज़ें समझ में आई है, तो लाइक कमेंट मत करना, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, पर इस वीडियो को कम से कम 3 से 5 ऐसे बच्चों के पास ज़रूर शेयर करना अपने स्कूल के अलावा, जिनकी मदद हो सके इस वीडियो को देख के इस चैप्टर को समझने में। वो बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा उन सब के लिए, क्योंकि CBSE में 99% चीज़ें NCERT से आती हैं, इन टेक्स्ट आती हैं, जो वर्ड हैं वो लिखे हुए हैं उन सब से आती है, और मैं ये वर्ड टू वर्ड सिखा दूंगा बेटा। ठीक है, तो बस आपसे यही एक्सपेक्टेशन है मेरी कि आप कम से कम 3 से 5 बच्चों के पास ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर शेयर करेंगे। सो दिस इज़ योर केमिस्ट्री वाले सर अभी सर सिंह टाटा बाय बाय। थैंक यू बच्चा।